नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि हम लोग जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसका साइंस का पहला लेसन कवर कर रहे थे। नाम क्या है पार्ट का? तो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो जिसमें से हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली है, कुछ ही चीज़ें और पढ़नी है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पढ़े थे परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, सुन लीजिएगा। परिवर्तन कितने होते हैं? दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जिसमें नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक, जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है वहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। और इसके लिए हमने परिभाषा जो बनाई थी वह अभिकारक से उत्पाद बनने वाली। तो अभिकारक से जहां उत्पाद बनता है, ठीक है, तो अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया को जिससे हम दर्शाते हैं शॉर्ट में, संक्षिप्त इसका विवरण जो देते हैं वह होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो रूपों में देखने को मिल सकते हैं, एक मूल रूप होता है, एक संतुलित रूप होता है। तो मूल रूप में भी संतुलित हो सकता है कोई रासायनिक समीकरण। अगर असंतुलित है मूल रूप में तो हम उसे क्या बनाते हैं? संतुलित बनाते हैं, और इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था विभिन्न रासायनिक अपक्रियाएं, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं। और विभिन्न रासायनिक अपक्रियाओं में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था संयोजन, इसके बाद वियोजन, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन, और जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था विस्थापन, ठीक है। क्या पढ़ा था? विस्थापन वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के लवण विलयन से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है? यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। फिर हम लोगों ने देखा था अवक्षेपण। इसमें दो विलयन मिलकर एक अविलेय पदार्थ बनाते हैं, जिस अविलेय पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और उस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था उपचयन अपक्रिया, या फिर इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की वृद्धि हो या हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम लोगों ने देखा था अपचयन। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की क्या हो? वृद्धि हो, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं, यानी रिडक्शन। फिर हम लोगों ने देखा था रेडॉक्स अपक्रिया। क्या देखा था? रेडॉक्स। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ चलती हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो उपचयन और अपचयन लगभग एक ही अपक्रिया में देखने को मिलते हैं ज्यादातर, तो वह रेडॉक्स अपक्रिया में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, आज हमें जो देखना है वह है उपचयन के दैनिक जीवन में प्रभाव। दैनिक जीवन में प्रभाव। अब यह प्रभाव कौन कौन से थे? तो एक था संक्षारण। क्या था? संक्षारण। और एक है विकृत गंधिता। तो यह आज हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। तो मैं देखिए इसको मिटाकर लिखता हूं अब, और कुछ अन्य अपक्रियाएं भी जानेंगे। और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर, यानी कि आपका लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, यानी क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ऑक्सीकरण या फिर उपचयन लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन में प्रभाव। दैनिक जीवन में प्रभाव। पहला क्या हो जाएगा आपका? तो पहला हो जाएगा यहां पर संक्षारण, ठीक है। क्या हो जाएगा? संक्षारण। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है। तो संक्षारण होता क्या है? तो देखिए, कोई अगर धातु है, यह धातुओं के साथ होता है, धातु है, यह वायुमंडल में खुली छोड़ दी जाए, वायुमंडल में खुली छोड़ दी जाए तो यह है वायु से क्रिया कर लेगी। वायु यानी कि इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन। वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी, नमी से क्रिया कर लेगी, और प्लस धूल मिट्टी इस पर बैठते रहेंगे, धूल मिट्टी इस पे बैठते रहेंगे, इनसे क्रिया कर लेगी। और इस प्रकार से धातुएं धीरे धीरे क्या होने लगती हैं? नष्ट होने लगती हैं। और इसी नष्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो आप परिभाषा क्या बना सकते हैं? धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित धूल, मिट्टी, नमी और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। आइए मैं परिभाषा लिखता हूं। पहले एक उदाहरण भी समझ लीजिए। जैसे लोहे को अगर आप खुले में रख देते हैं तो लोहे में क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, रस्ट। लोहे की जंग को क्या कहा जाता है? रस्ट कहा जाता है।
लोहे में जो जंग लगता है उसे क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो रस्ट लग जाता है यानी लोहे में जंग लग जाता है। और जंग का फार्मूला क्या है, रस्ट का फार्मूला क्या है, Fe2O3 इंटू X2O। यह है लोहे में जंग का फार्मूला। चांदी धीरे धीरे काली होने लगती है, तो चांदी में जो चांदी का जो काला होना है वह भी क्या है, संक्षारण का एक प्रकार, संक्षारण का एक रूप है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान गए कि संक्षारण होता क्या है। ठीक है, तो अब देखिए परिभाषा आप लोग नोट कर लेंगे, वह देखेंगे क्या लिखेंगे इसमें, धातुओं का, यहां पे याद रखेंगे पहला शब्द धातुओं हो जाएगा, धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी नमी व ऑक्सीजन से, या वायु लिख सकते हैं, क्रिया करके नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। देखिए धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी नमी व ऑक्सीजन से क्रिया करके नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है, और जंग को क्या लिखते हैं, Fe2O3 इंटू X2O। चांदी का काला होना, आदि। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके बारे में विधिवत धातु धातु जब चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, तो हम उसके बारे में और इसके बारे में अच्छी तरह से और जानेंगे। संक्षारण को रोकने के उपाय यहाँ पे हल्का से जान लीजिए, क्योंकि आगे पढ़ना है। संक्षारण को रोकने के उपाय, यहां पे क्या होगा, संक्षारण कैसे रोकेंगे, तो आपको पता है कि आपके घर में अगर संक्षारण को रोकना है यानी मूर्छा लगने से धातु को बचाना है तो क्या करते हैं, मूर्छा मतलब जंग लगने से बचाना है तो क्या करते हैं, पेंट कर दिया जाता है, मोबिल लगा दी जाती है, तेल लगा दिया जाता है, एक प्रक्रिया होती है गैल्वनीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, मिश्र धातु बना दी जाती है। चलिए देखिए, पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, बाकी जो बाद में है हम तीसरे चैप्टर में समझेंगे। तो धातुओं की वस्तुओं पर क्या लगाकर, पेंट लगाकर। तो आप सीधे लिख सकते हैं पेंट करके, साधारण भाषा में छोटा छोटा लिखे, पेंट करके, पेंट करके, ग्रीस या तेल लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, गैल्वनीकरण करके। इन सभी नामों को हम लोग तीसरे चैप्टर में जानेंगे, गैल्वनीकरण करके। ठीक है, गैल्वनीकरण को ही यसद लेपन कहते हैं। इसमें जो लोहे की धातुएं होती हैं उनको जिंक में डुबोकर निकाल लेते हैं, जिससे उस पर जिंक की परत चढ़ जाती है, तो यसद लेपन हो यानी कि गैल्वनीकरण हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद है मिश्र धातुएं बनाकर, मिश्र धातुएं बनाकर, यह सभी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इतना लिख लीजिए बस, केवल इतना ही। ठीक है, तो संक्षारण क्या होता है, धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी नमी व ऑक्सीजन से क्रिया करके नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का काला होना। इसके बाद संक्षारण को रोकने के उपाय क्या है, तो आप साधारण रूप में जानते हैं, पेंट किया जाता है लोहे की धातुओं को, लोहे की वस्तुओं को ग्रीस या तेल लगा दिया जाता है, गैल्वनीकरण कर दिया जाता है, मिश्र धातुएं बना दी जाती। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको। अब हम बात करेंगे विकृत गंधिता की, जो कि ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन में प्रभाव में दूसरा मिलेगा आपको, क्या, विकृत गंधिता। तो नोट कर लिए होंगे, आइए देखते हैं विकृत गंधिता। तो दूसरा प्रभाव है विकृत गंधिता, अंग्रेजी में बोलते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी वाले भोजन को खाएंगे तो आपके पेट में एसिडिटी हो जाएगी। देखिए, तो रैंसिडिटी। ठीक है, तो विकृत गंधिता दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है विकृत, एक है गंध। विकृत माने होता है सामान्यतः इसके माने हम खराब मान लेते हैं, और गंध माने गंध का। अगर किसी चीज की, खाद्य पदार्थ की गंध खराब हो जाए,
और गंध खराब हो जाए तो इसका मतलब स्वाद में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे खाना बासी हो गया तो उसकी गंध दूसरे टाइप की हो जाती है, उसको खाएंगे तो कैसा लगेगा, उसका टेस्ट भी बदल जाता है। तो देखिए, जब किसी खाद्य पदार्थ की, और अक्सर किसमें, तैलीय खाद्य पदार्थों में, कैसे, तैलीय खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो तैलीय खाद्य पदार्थों के गंध और स्वाद में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, विकृत गंधता। और यह परिवर्तन होता कैसे है, तो यह परिवर्तन जब तैलीय खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत। जब तैलीय खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसके स्वाद में और गंध में दोनों में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहा जाता है। इससे रोकने के लिए कई चीजें हैं, जैसे भोजन को फ्रिज में रखेंगे, सीधे धूप से बचाएंगे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की जो अवस्था होती है वह तीव्र होती है, ऑक्सीकरण तेज होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक होती है वैक्यूम पैकेजिंग, और चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। जानेंगे आप लोग, पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि रैंसिडिटी होती क्या है, यानी विकृत गंधता होती क्या है। शब्द से समझ गए होंगे, तो क्या लिखेंगे, विकृत गंधिता। तो यहां पे हो जाएगा तैलीय खाद्य पदार्थों का, तैलीय खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकृत होना, जिससे उनके स्वाद व गंध में, उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। तैलीय खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकृत होना जिससे उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है, कॉमा, क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, जैसे अब भोजन का क्या हो जाना, बासी होना। ठीक है, तो अब इसे रोकने के उपाय क्या है, रोकने के उपाय क्या है बताइए। तो एक उपाय यह है कि खाद्य पदार्थों को फ्रीज में रखा जाए, खाद्य पदार्थों को फ्रीज में रखना, खाद्य पदार्थों को सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाना, सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाना। तीसरा हो जाएगा, देखिए जो अगला हो जाएगा वह है, एक और आप जान सकते हैं, प्रतिऑक्सी कारकों का प्रयोग करना। ठीक है, प्रतिऑक्सी कारक, प्रतिऑक्सी कारक, ऑक्सी कारकों कोष्टक में लिख देते हैं कौन कौन से, जैसे BHA व BHT। ठीक है, BHA BHT का प्रयोग करना। ठीक, यह प्रतिऑक्सी कारक है। प्रतिऑक्सी कारक मतलब क्या होता है, तो प्रतिऑक्सी कारक तो जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को रोकता है। ठीक है, जैसे है कोई बॉडीगार्ड है, वह किसी के बॉडी को गार्ड करता है, यानी कि शरीर की रक्षा करता है। तो वहां पे आप देखेंगे जब तक वह, मान लेते हैं गोली चली, तो जो मेन व्यक्ति है जिसने बॉडीगार्ड को रखा है, तो बॉडीगार्ड भी कुछ समय तक ही रक्षा कर पाएगा, क्योंकि कई गोली खाने के बाद वह भी तो नीचे गिर जाएगा। तो वह जब नीचे गिर जाएगा उसके बाद उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से बॉडीगार्ड जो होता है उस कुछ समय के लिए रक्षा कर पाएगा। तो इसी प्रकार BHA और BHT हमेशा नहीं रक्षा करेंगे, कुछ समय के लिए। ठीक है, जब तक इनके पास क्षमता होगी रोकने की ऑक्सीकरण को, तब तक रोकेंगे। जब यह खुद लड़ते लड़ते मर जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, तब यह भी नहीं रोक पाएंगे। फिर वह प्रतिऑक्सी कारक खत्म हो जाएगा जब, तो वह फिर से कौन से रूप में चला जाएगा, विकृत गंधिता में चला जाएगा। फिर आगे आएंगे तो एक आध और देख लेते हैं। सीधे खाद्य पदार्थों को तो लिख ही दिए हैं, सीधे सूर्य के प्रकाश से क्या करना, बचाना। और भी कई चीजें हैं आप कर सकते हैं। वायुरोधी बर्तनों में रखना, खाद्य पदार्थों को कहाँ रखना, वायुरोधी बर्तनों में रखना। यहाँ पे आगे जोड़ लीजिएगा, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखना। ठीक है, 4 बहुत है। और एक और लिख सकते हैं, चिप्स के पैकेटों में, चिप्स के पैकेटों में O2 के स्थान पर
N2 गैस भरना, यानी नाइट्रोजन गैस भरना। यह याद रखेंगे, बहुविकल्पी में बहुत पूछता है। कौन सी गैस भरना? N2 गैस भरना। N2 मतलब नाइट्रोजन गैस भरना, ठीक है। तो यह पूछता है चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। अब विकृत घनता भी हो गया है, तो आपने फिर से देख लीजिए, आप फिर से देख लीजिए इसको। तैलीय खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकृत होना, जिससे उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है, विकृत घनता कहलाता है। रोकने के लिए उपाय कौन कौन से हैं? तो खाद्य पदार्थों को फ्रीज में रखना, खाद्य पदार्थों को सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाना, प्रतिऑक्सीकारकों जैसे BHA या BHT का प्रयोग करना, वायुरोधी बर्तन में रखना, चिप्स के पैकेटों में O2 के स्थान पर N2 भरना। BHA और BHT का फुल फॉर्म आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जानना चाहें तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनासॉल होता है, और यह होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे टॉलुइन होता है, ठीक है। तो यह देखिएगा, तो यह हो गया उनका मतलब कि इनके बारे में केवल आप इतना नाम याद रखिएगा, प्रतिऑक्सीकारक हैं दोनों, ठीक है। तो यह हो गया विकृत गंधिता। तो आपने दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव देखे, संक्षारण और विकृत गंधिता। अब हमें जो जानना है वह है कुछ अन्य अभिक्रियाएं जो परीक्षा में कभी भी पूछ सकता है, तो जान लेते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं पहले। देखिए, अन्य अभिक्रियाएं, अन्य अभिक्रियाएं। एक अभिक्रिया जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अम्ल और क्षारक जो चैप्टर है आपका उसमें, लेकिन हम लोग यहां पे हल्का सा जान लेते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके बारे में आगे भी पढ़ना है, तो यहां पे जान लीजिए थोड़ा सा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? अम्ल और क्षारक, जिसमें कौन? अम्ल और क्षारक जब परस्पर क्रिया करेंगे तो लवण और क्षार बना लेते हैं। तो उसी अभिक्रिया को हम कहते हैं कौन सी? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक, अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अगले पार्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो मेरे पास एक अम्ल है, मान लेते हैं उदाहरण के स्वरूप में HCl। कौन है? HCl। और मेरे पास एक क्षारक है NaOH। जब इन दोनों की क्रिया होगी तो पहले यहां से आयन टूटेगा H+ और यहां से Cl-, यहां से टूटेगा Na+ और यहां से टूटेगा OH-। यह बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। साल्ट हो गया, नमक हो गया, लवण बन गया, और इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और क्षारक के मिलने से क्या बनता हो? लवण बनता हो। अगर H+ आयन और OH- कहीं आयन लिखे हो तो इससे बनता है जल। क्या बनता है? जल। तो H+ और OH- आयन से, H+ आयन से और OH- आयन से जल बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यह आपकी एक अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया देखना चाहें तो H2SO4 प्लस KCl मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से भी आयन टूटेंगे तो यहां से H+ निकलेगा और यहां से यहां पे KOH रहेगा, ठीक है। यहां से OH- आयन निकलेगा तो जल बन जाएगा। फिर यहां पे आ जाएगा K+ और यहां SO4 ठीक है। तो इसके पैर में 2 जाएगा तो K2 बन जाएगा, और यह बन जाएगा SO4, क्योंकि SO4 के पैर में 1 जाएगा तो K2SO4 ही रह जाएगा। प्लस जल बनेगा H+ आयन और OH- आयन से। तो इस अभिक्रिया के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अभिक्रिया आगे वाले पार्ट में पढ़नी है। तो फिर से सुन लीजिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो क्या क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया कुछ उदाहरण दे दिए गए हैं। तो अब आइए एक अन्य अभिक्रिया देखते हैं। तो इसको जो अन्य अभिक्रियाएं पढ़नी है बोर्ड में नहीं पूछता है। इसके बाद जो दहन अभिक्रिया एक बार पूछा है तो उसको देख लेते हैं। तो दूसरी अन्य अभिक्रिया देखिए, तो दूसरी अन्य अभिक्रिया में हो जाएगा आपका कौन सा? दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंबस्टन रिएक्शन। तो देखिए, किसी भी पदार्थ को आप जलाएंगे तो पहली बात तो उसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए।
ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, और अगर किसी चीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो उसमें से ऊष्मा और क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो जो यह अभिक्रिया होती है उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ को O2 की उपस्थिति में जलाना O2 की उपस्थिति में जलाना जिससे ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न हो, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न हो, दहन अभिक्रिया कहलाती है। दहन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए मैं कार्बन को जलाऊंगा अगर तो मेरे पास क्या मिलेगा, CO2। ठीक है, इसी प्रकार मेथेन को जलाऊं तो यहां बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश में मुक्त होंगे, ऊष्मा व प्रकाश। ठीक है, तो ये कौन कौन सी अपक्रिया के उदाहरण हो गए, कौन सी अपक्रिया के उदाहरण हो गए, तो यह हो गए दहन अपक्रिया के। किस अपक्रिया के, दहन अपक्रिया के। ठीक है, तो दहन अपक्रिया में क्या होता है, किसी पदार्थ को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं जिससे ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उदाहरण इसके। ठीक है, और अभी रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन जला के कौन सी गैस देता है, CO2। ठीक है, समझ लीजिए हल्का सा, CH4 है और O2 है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी दिखे तो सामान्यतः बन जाता है क्या, जल। क्या बना लेता है, जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना लेंगे, लेकिन कार्बन जल रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यह क्या बना लेगा, CO2 गैस। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। चलिए, यह हो गया हमारा दहन अपक्रिया। अब हमें दहन अपक्रिया के बाद देखना है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। तो इसको हटाते हैं, आइए देखते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे क्या परिभाषा, देखिएगा। तो जिन अभिक्रियाओं के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। यहां प्रकाश के लिए शब्द आएगा फोटो, और यह फोटो क्यों आता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी निकलती है वो फोटोन के रूप में निकलती है। ठीक है, तो वह होती है फोटो, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फोटो कहते हैं। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को हम फोटो से शो करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा, तो जिन अभिक्रियाओं के लिए जिन अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, जिन अपक्रियाओं को संपन्न होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो नोट कर लेंगे उसको, और यहाँ पे उसका उदाहरण देख लेंगे। तो उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण इसका मिल जाता है प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया, जो कि बिना सूर्य के प्रकाश के कभी संपन्न नहीं होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण है क्या, फोटोसिंथेसिस है क्या, तो इसमें पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, पौधे CO2 लेते हैं वातावरण से, ठीक है, या उनके पास भी रहता है, और यहाँ पे फिर और क्या लेते हैं, जल लेते हैं, जमीन में से क्या लेते हैं, जल लेते हैं, और इसके बाद यह दोनों के लिए आवश्यकता है, क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की। सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अगर यह दोनों उपस्थित हैं तो इनकी अपक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहां पे जब यह अपक्रिया करते हैं तो बना लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6, और प्लस हमारे लिए एक चीज बना देते हैं O2। ठीक है, तो O2 बना देते हैं, ऑक्सीजन बना देते हैं। तो इस तरह से जो है प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया वह क्या है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि इसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है।
आपने प्रकाश वियोजन उदाहरण देखा था, तो अगर मुझे AgCl लेना है और इसका वियोजन कराना है तो यह सूर्य के प्रकाश में होगा, तो इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए तो यह हो गया कौन सी अभिक्रिया, तो यह हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो यह बन जाता है Ag और यह बन जाता है प्लस Cl2। ठीक है, तो इस तरह से आप यह दोनों उदाहरण देख सकते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं के संपन्न होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की, तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में। अब दो रिएक्शंस और हैं जो कि कभी नहीं पूछेंगी, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, दोनों को साथ समझते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, तो यहां पे हो जाएगा चौथा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, या इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, और पांचवा हो जाएगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसको शार्ट में देखिए, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक से उत्पाद बन जाए, अभिकारक से क्या बन जाए, उत्पाद, और उत्पाद से पुनः बन जाए अभिकारक, तो उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका चिन्ह होता है इस तरह से, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह यह देख लीजिए, यह है। लेकिन जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक से उत्पाद तो बने, अभिकारक से उत्पाद तो बन जाए, लेकिन यह वाली स्थिति ना देखने को मिले, ठीक है, तो इसको चिन्ह दर्शाते हैं यह, और इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए परिभाषा में बोल दे रहा हूं, आप लोग केवल सुन लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और पुनः उत्पाद से अभिकारक को भी प्राप्त कर लिया जाए, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त हो जाता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त होता है, उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका, यह याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके कोर्स में नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, उदाहरण में एक देखते हैं। सबसे पहले उत्क्रमणीय, जैसे अगर मैं कहूं, एक ही एग्जांपल लेते हैं, बंद बर्तन में अगर क्या किया जाए, CaCO3 को गर्म किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 गैस, और यह बर्तन बंद है, दोनों उसी बंद बर्तन में बने हैं। तो जैसे जैसे यह गर्म करने के बाद यह बना है, ठंडा होते होते फिर से क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका चिन्ह इस तरह से हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि जो बना है वह जिससे बना है, पुनः बनने के बाद वह जब ठंडा होगा पुनः वही प्राप्त हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट से CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बने हैं, जब ये ठंडे होंगे तो फिर यही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्या है, यह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर मैं इसी को खुले बर्तन में करा दूं तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, खुले बर्तन में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दीजिए तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और CO2 मिल जाएगा। अब बताइए, जो CO2 गायब हो चुकी है, अब कहां से इसको मिल पाएगी, ठीक है, आप पकड़ के तो लाएंगे नहीं देने के लिए। तो यहां पे यह कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यह पूरा चैप्टर जो है अभिक्रियाओं वाला समाप्त होता है। लेकिन इसके जो है आपके जो एक्सरसाइज है, जो कि अभ्यास प्रश्न है, उसको करना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।